हेलो एमएससी प्रीवियस स्टूडेंट्स। हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसमें आपका एक टॉपिक है आइसोमरिज्म। उसी के रिगार्डिंग हम लेक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें अपना लेक्चर 1 हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या है, आइसोमरिज्म क्या होता है वो सीख लिया है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देख चुके हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो कितने टाइप्स का होता है वो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमरिज्म की, हम लोगों ने शुरुआत करी थी। स्टीरियो आइसोमरिज्म में मैं अगर बात कर रही थी तो यहां पर हम लोगों ने जब बात करी थी तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। और स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं कि 3D अरेंजमेंट ही हम दिखा रहे थे एटम्स का उनके स्टीरियो सेंटर्स में, जिसमें हम एक प्रिंसिपल एक्सिस और 2 हमारे आउट ऑफ दी प्लेन के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें मैंने क्या बोला था कि ये डिपेंड करता है कि जो देखने वाला है, व्यूअर है, वो कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को किस डायरेक्शन से देख रहा है। अगर वो OH के फ्रंट से देख रहा था तो OH उसको अपने पास और H दूर दिख रहा था, जबकि अगर व्यूअर अगर H की साइड से देखता, इसी चीज को अगर H की साइड से देखता तो उसको H अपने सामने और OH डैश पे दिखता। यहां टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा कि मैंने 2 टर्म्स यूज करे हैं, एक तो वेज वर्ड और एक डैश वर्ड। तो वेज और डैश क्या है? वेज क्या है? जो व्यूअर के पास में है या व्यूअर के सामने, उसको हम वेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डैश को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अवे फ्रॉम दी व्यूअर, है ना। वेज का आपका ये हो सकता है, ये आपको मैं कई जगह शेडेड फॉर्मेट में भी दिखा दूं, और कई जगह हो सकता है ये सिर्फ एज अ बॉक्स बना के भी दिखा दूं। इन दोनों टर्म्स का मतलब ही वेज है। अगर ये डैश डैश लाइन में है तो ये डैश है, और डैश का मतलब क्या है आपका? अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसके हम लोगों ने 2 टाइप्स की बात करी थी, कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। आज हम उसी के रिगार्डिंग आगे क्लास शुरू करेंगे। बच्चों ये आपके एज अ नोट्स भी हैं साथ के साथ, तो साथ के साथ लिखते हुए भी चलना इनको, है ना। तो देखो, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की मैं बात करूं तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हमें कहाँ मिलते हैं? अगर इनकी मैं बात करती हूँ तो ये रोटेशन मिलता है हमें, किसमें? किसी भी मॉलिक्यूल में उसके सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ मैंने ये एक मॉलिक्यूल ले रखा है आपका, देखो CHO और एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों की पोजीशन मैंने यहाँ पर फिक्स कर रखी है ना, OH और H यहाँ पर। अब इसी तरीके से इसको देखो तो CHO की भी पोजीशन फिक्स है, CH2OH, H और OH। यहाँ ये दोनों कंपाउंड्स बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। पर अगर हम इनका कन्फिगरेशन निकालेंगे तो ओवरऑल मैं बात करूं तो यहाँ पर RS कन्फिगरेशन के बेसिस पे देख सकते हैं। पर जो मैं कह रही हूँ कि रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, इस चीज को मैंने देखो बॉक्स में भी बंद कर रखा है कि रोटेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उस सिंगल बॉन्ड के अराउंड। देखो बच्चों, 4 सेंट्रल एटम पर जो कायरल कार्बन है उस पर क्या लगे हुए हैं? 4 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, 4 मॉलिक्यूल्स लगे, पर चारों में सिर्फ एल्डिहाइड वाले कंपाउंड की पोजीशन क्या है? फिक्स है। बाकी की तीनों की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर इस तरीके के जो आइसोमर्स आपको मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। रोटेशन अराउंड कहाँ मिलेगा? सिंगल बॉन्ड, मतलब एक मॉलिक्यूल की पोजीशन फिक्स हो जाएगी, बाकी के सारे बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होती रहती है। दीज आर इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है। रिक्वायर वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इजीली अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, यानी कि आपको जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं ये आपको रूम टेम्परेचर पे भी अवेलेबल मिलेंगे, है ना। दीज आर नॉट सेपरेटेड, दीज आर फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स। ये हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। इनका हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बस इतना ही रहता है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ज्यादा हमारे कन्फिगरेशनल आइसोमर्स शुरू होंगे। उनके रिगार्डिंग मैं टॉपिक शुरू करती हूँ। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 2 बॉन्ड्स रोटेशन होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने कन्फर्मेशनल में बच्चों क्या करा था कि एक पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक कंपाउंड की पोजीशन जैसे फिक्स कर दी थी, जैसे इधर एल्डिहाइड की पोजीशन फिक्स कर दी थी, बाकी की 3 एटम्स की पोजीशन चेंज कर रहे थे। जबकि कन्फिगरेशन में क्या होगा? 2 एटम्स की पोजीशन फिक्स हो जाएगी और बाकी की 2, 3 जितने भी हैं उनकी चेंज होती रहेगी। यानी कि यहाँ कंडीशन मस्ट क्या है कन्फिगरेशन में कि 2 एटम्स या 2 बॉन्ड्स फिक्स रहेंगे, 2 बॉन्ड्स आर कांस्टेंट, वही बात आ गई। एंड पोजीशन ऑफ रेस्ट इज चेंज, बाकी सबकी चेंज होती रहेगी। दीज आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल, ये बदल नहीं सकते हैं, है ना। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये रूम टेम्परेचर पे हमें कन्फिगरेशनल आइसोमर्स नहीं मिलेंगे, ये हमें कहाँ मिलेंगे? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पे मिलेंगे।
इनकी मैं बात करूं तो ये 3D अरेंजमेंट है भाई। अगर हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं वो 3D अरेंजमेंट है, तो ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी 3D अरेंजमेंट है क्योंकि इसका टाइप ही है। अब बात आती है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के फर्दर आगे टाइप्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक, इनके पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का जो रिप्रेजेंटेशन और असाइनमेंट है उनको देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स सीखने से पहले, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सीखने से पहले हम उनका रिप्रेजेंटेशन की कैसे कब ज्योमेट्रिकल देखना है कब ऑप्टिकल देखना है, पहले हमें उनका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, उनके कॉन्फ़िगरेशन सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन तो बाद में सीखेंगे, जिसके अंदर आता है आपका असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो बाद में सीखेंगे। पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं भाई। सीधी सी बात है बच्चों, जैसे ये पेन है, अब ये पेन मैं अगर अपने डायरेक्शन से देखूं तो इसका जो बैक साइड है ये मेरे टूवर्ड्स द व्यूअर है, मैं व्यूअर हूं तो मेरे को इसका बैक साइड मेरे पास दिख रहा है, जबकि इसकी निब क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो ये मेरे लिए डैश पोर्शन हो जाएगा, जबकि ये वेज पोर्शन हो जाएगा। अब सबका देखने का तरीका, कोई अगर व्यूअर इस साइड से देख रहा होगा इसके राइट हैंड साइड से, तो उसके लिए भाई ये पोर्शन उसका क्या है, टूवर्ड्स द व्यूअर हो गया। अब जो हुआ ओवरऑल क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हुआ, यानी कि व्यूअर का जो देखने का डायरेक्शन है, पोजीशन है, वो अगर अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो वहां पर हमारी चीजें अलग अलग आएंगी। मैं यहां पर आपको अभी वर्बली दिखा रही हूँ, मॉलिक्यूल्स सिखा रही हूँ। आगे जो अपनी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें आपको मैं कोशिश यही करूंगी कि मॉलिक्यूल्स मेरे पास अवेलेबल हो जाए, तो मैं मॉलिक्यूल्स का जो 3D अरेंजमेंट है वो आपको इन ए मॉलिक्यूल मैं आपको शो कर पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम दिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर जो हमको रिप्रेजेंटेशन सीखना है बच्चों, वो सीखना है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, फिशर प्रोजेक्शन क्या है, न्यूमान्स प्रोजेक्शन क्या है, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन क्या है। एक बार को ध्यान दीजिएगा, अगर बीएससी में किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा हुआ है, एमएससी में ही इस चीज टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन या प्रोजेक्शन है, ये चारों के चारों, ये कोई अलग अलग मॉलिक्यूल्स के नहीं है। किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर व्यूअर के देखने का तरीका ही अलग अलग होगा, मॉलिक्यूल्स का जो अलाइनमेंट है वो अगर अलग अलग हम तरीके से देखेंगे, अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे, तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमान्स प्रोजेक्शन और सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। अब देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग वेज डैश रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। ठीक है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन के ओवर मैं बात करूं तो उसको अभी बाद में सीखते हैं। पहले ये देखते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या क्या देखना है। डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होंगे जिसमें सिस ट्रांस, ईजेड, सिन और एंटी आता है। अब वेज डैश की जब हमने बात करी थी तो वेज डैश कुछ आपको इस तरीके से दिखता है, जिसमें मैंने अभी स्टीरियो आइसोमरिज्म के ऊपर बात करी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर वेज डैश का ही बेसिस पे दिखाया था। तो यहाँ बच्चों देखो, एक तो वेज बॉन्ड दिखा रहे हैं, यानी कि ये बॉन्ड क्या है, टूवर्ड्स द व्यूअर। बॉन्ड कहाँ पर है, टूवर्ड्स द व्यूअर। जबकि ये डैश लाइन जो दिखा रहा है, डैश बॉन्ड जो है वो क्या है बच्चों, अवे फ्रॉम व्यूअर, व्यूअर से दूर है ये। और आपकी ये जो दोनों बॉन्ड्स है, ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, ये आपकी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल चेन कहलाती है। और ये कहाँ होती है, प्लेन में होती है। ये जो आपकी प्रिंसिपल चेन होती है बच्चों, ये कहाँ मिलती है आपको, प्लेन में मिलती है। प्लेन मतलब ये अपने प्लेन में रहेंगी, जबकि ये दोनों बॉन्ड्स वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड आपका क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन रहता है। इनमें कुछ चीजें हैं, अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये दोनों वापस से क्या हो गई, अपनी प्रिंसिपल चेन हो गई जो प्लेन में है, और ये क्या रहेगा आपका वेज बॉन्ड और ये रहेगा आपका डैश बॉन्ड। इसको इस तरीके से भी दिखाना सही है, पर अगर हम ये चाहें कि ये बॉन्ड को इस तरीके से और ये, तो ये हमारा जो तरीका है इसका दिखाने का, ये गलत हो जाएगा। हम वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कभी भी इनर एंगल में वेज और डैश बॉन्ड को नहीं दिखाते, हमेशा हमें कहाँ दिखाना है, आउटर एंगल पर। इनर एंगल में ना ही वेज को दिखा सकते, ना ही डैश को दिखा सकते, ना ही दोनों को दिखा सकते। अगर कोई कहे कि भाई इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, तो ये भी हमारा तरीका गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड कहाँ रहेंगे,
आउटर एंगल पर रहेंगे। ये तो होता है आपका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन जब असाइनमेंट शुरू करवाएंगे, अलाइनमेंट शुरू करवाऊंगी मैं, वहां सीखेंगे। अभी हम बस इनका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि इनका मतलब क्या है, कौन सी बॉन्ड अपना प्लेन में रहेगा, कौन प्रिंसिपल चेन है, टूवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, या उसको दिखाने का तरीका क्या है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वेज और डैश में जहां वेज और डैश दोनों बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हो, उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ये समझ में आया होगा, है ना। अब नेक्स्ट अपना आता है इसी में बच्चों, यहां पर तो क्या था, सिर्फ एक ये कायरल कार्बन था और बाकी के उस कार्बन पे 4 अलग अलग एटम्स लगे हुए थे। हो सकता है चारों एटम भी सेम हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि भाई मैम चारों एटम अलग अलग होंगे, अगर सेम एटम हुआ CH4 हुआ तो क्या उसमें वेज डैश नहीं दिखा सकते, भाई दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो मैंने क्या बोला, वापस से वही वाली बात है, देखने वाले के तरीके के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वेज डैश देख रहे हैं हम, फिशर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो वहां पर भी हो सकता है। पर मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर क्या मान के चल रहे हैं हम कि चारों एटम्स हमारे अलग अलग है यहाँ पर, ठीक। अब जब सिर्फ एक कार्बन का कंपाउंड मॉलिक्यूल हुआ तब तो ये हुआ, जब एक कार्बन से ज्यादा का मॉलिक्यूल हुआ तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब यहां पर देखो बच्चों, प्रिंसिपल चेन ये भी आउट इस तरफ गई है और इसका भी प्रिंसिपल का चेन डायरेक्शन इधर ही है, मतलब दोनों का डायरेक्शन मेरे राइट हैंड साइड के में ही है, और वेज और डैश बॉन्ड का डायरेक्शन दोनों कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है। क्लियर है। तो इस टाइप के बॉन्ड्स को वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ही हुआ, पर इनको हम क्या कहते हैं कि दोनों का जो डायरेक्शन है, प्रिंसिपल चेन दोनों सेम साइड है, वेज डैश बॉन्ड दोनों सेम साइड है, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिसॉइड बोलते हैं। ये इक्लिप्स्ड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनको, सिन पेरिप्लेनर। पर यहां देखिए बच्चों क्या हुआ, प्रिंसिपल चेन एक तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे गई और दूसरी कहां गई, राइट हैंड साइड पे गई, है ना। अब देखो इसका क्या है, आपको आउटर एंगल पे बनाया मैंने वेज और डैश बॉन्ड, यहां पर भी देखिए बच्चों आउटर एंगल पर ही वेज डैश बॉन्ड बनाए हैं, इनर एंगल पे कभी भी वेज डैश बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। अब यहां देखिए क्या हुआ, प्रिंसिपल चेन की दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट हैंड साइड में जबकि दूसरी राइट हैंड साइड में। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसॉइड। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसॉइड। ये इक्लिप्स्ड था, ये क्या कहलाता है आपका, स्टैगर्ड कहलाता है। स्टैगर्ड मतलब बिखरा हुआ, फैला हुआ। सिन पेरिप्लेनर था ये, भाई दोनों डायरेक्शन कहां थी बच्चों, सेम साइड में थी ना, इसलिए इसको क्या बोला गया था, सिन पेरिप्लेनर। इसको मैं क्या बोलूंगी, एंटी पेरिप्लेनर। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई होंगी आपको। अब इनके बेसिस पे डिफाइन कर लेंगे हम लोगों ने। ये तो आपका हो गया वेज डैश का रिप्रेजेंटेशन। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किसको वेज डैश बोलना है, किसको कौन सा बोलना है, और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देख रहे हैं। इनके अंदर RS कॉन्फ़िगरेशन का अभी माइंड में मत लाइएगा, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कौन से नंबरिंग करनी है, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है ना। ये अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट अपना आता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये क्वाइट लाइक प्लस साइन होता है। मैंने अभी फिर से सेंटर में सिर्फ एक ही कार्बन लिया है, उसके ऊपर बात हो रही है। अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करूं तो बच्चों ये एक ऐसा प्रोजेक्शन है जो 2D रिप्रेजेंटेशन शो करता है, ऑलवेज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन रहती है ना। इक्लिप्स कन्फर्मेशन किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, ये मैं अभी बात कहूं तो ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन है बच्चों 100 हॉर्स के बेसिस पे। एक्चुअली जब इनका इंटर कन्वर्जन होता है कि वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है या 100 हॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना है, तो ये किसके बेसिस पे बात होगा, इक्लिप्स के बेसिस पे बात होगा। आप स्टैगर्ड को कभी भी, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को कभी भी फिशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैसे है, क्या है, वो आगे आने वाली क्लासेस में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को इस तरीके से ऐसे समझो कि बीच में क्या है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है हाथ फैला के, है ना। तो हाथ, अब वो कोई गले लगना चाहेगा तो क्या होगा, उसके हाथ आगे की तरफ आएंगे, और जो चीज आगे की तरफ आएगी वो क्या होती है, टूवर्ड्स द व्यूअर होती है। यानी कि आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल जो बॉन्ड्स है बच्चों, ये कैसे रहेंगे बच्चों, वेज बॉन्ड रहेंगे। ये कैसे बॉन्ड्स कहलाएंगे बच्चों, वेज बॉन्ड्स कहलाएंगे। मैंने क्या बोला, ये कोई पर्सन है जो हाथ फैला के खड़े हुए हैं गले मिलने के लिए। तो क्या हुआ, हाथ फैला के गले मिलने के लिए खड़े, हाथ आगे आ रहे हैं, तो यानी कि ये टूवर्ड्स द
व्यूअर हो गए, हाथ उसके क्या हो गए, टुवर्ड्स द व्यूअर हो गए, और बॉडी कहाँ रह गई, पीछे की तरफ रह गई। बॉडी अगर पीछे की तरफ रह गई तो वर्टिकल लाइन आपकी क्या रहेगी, अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसका वेज और डैश के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसको प्लस साइन के फॉर्मेट में हम दिखाते हैं। क्लियर हो गया। इसमें वेज कौन से बॉन्ड है, डैश कौन से बॉन्ड है। अगर वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे कि मैम वहाँ तो सिर्फ हम लोगों ने एक ही कार्बन के ऊपर बात करी थी, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही वेज बॉन्ड था, यहाँ तो दो आपने वेज बॉन्ड कह दी, तो वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगी। पर ओवरऑल अगर हम इसकी मॉलिक्यूल में 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो आपके हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है वो वेज पे रहते हैं, जबकि वर्टिकल बॉन्ड्स आपके कहाँ रहते हैं, डैश पे रहते हैं। इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है। और इस बॉन्ड एटम्स को क्या, इस प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट अपना आगे बढ़ते हैं हम, तो ये आता है अपना न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बच्चों न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला से पहले मैं यहाँ पर आपको सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी। सॉहॉर्स में क्या है, ये साइड व्यू होता है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का या तो आप उसको इस तरीके से फ्रंट से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से टिल्ट हो गया, कुछ ऐसे साइड से रिप्रेजेंटेशन हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, अभी तक मैंने जो आपको कहा था कि अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन ही है किसी एक मॉलिक्यूल का, उसी को ही हम लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। तो ये क्या है, साइड व्यू है। अभी तक जैसे हमने किसी का फ्रंट व्यू देखा था, अब इसको इस तरीके से साइड से देखें तो ये साइड व्यू कहलाया। मैं कोशिश पूरी करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मॉडल्स ला सकूं और दिखा सकूं, ठीक है। तो सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, साइड व्यू हुआ। तो ये मैंने जो आपको हार्ड लाइन दिखा रखी है, जो मोटी सी लाइन दिख रही है, डार्क शेड में लाइन दिख रही है आपको, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये आपकी क्या होती है बच्चों, ये प्रिंसिपल चेन होती है, प्रिंसिपल चेन होती है। और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये प्लेन में होती है, कहाँ रहती है आपके, ये प्लेन में रहती है। जबकि ये दोनों एटम्स के जो बॉन्ड हैं, है ना, ये दोनों, ये वाले और ये वाले, ये क्या रहेंगे, आउट ऑफ द प्लेन रहते हैं, आउट ऑफ द प्लेन रहते हैं। अगर व्यूअर इसी साइड से देख रहा है तो ये हो गया वेज बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड भी वेज बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डैश बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वे डैश बॉन्ड हो जाएगा। अभी ध्यान आप क्या दीजिए कि ये जो है अपना रिप्रेजेंटेशन, ये जो मेरी एक लाइन आ रही है, ये इस तरीके से जो लाइन आ रही है, ये तो है आपकी क्या है, प्रिंसिपल चेन है जो प्लेन में है। आउट ऑफ द प्लेन ये दोनों बॉन्ड्स आ गए आपके, ये आउट ऑफ द प्लेन रहते हैं। व्यूअर अगर इस साइड से देख रहा है तो ये दोनों एटम्स के जो बॉन्ड हैं, ये वाले जो दोनों बॉन्ड्स हैं, ये तो क्या रह जाएंगे, वेज बॉन्ड हो जाएंगे, और ये वाले कैसे बॉन्ड हो जाएंगे बच्चों, डैश बॉन्ड हो जाएंगे। क्लियर है। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, अब यहाँ पर भी तो सिन पेरीप्लेनर या एंटी पेरीप्लेनर या इक्लिप्स, कुछ ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी तो आनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन तो बिल्कुल कुछ उसी तरीके से हो रही है जैसे हम वहां पर देख रहे थे, किसमें, वेज डैश में। तो ऑब्वियसली ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, इक्लिप्स्ड रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है, इक्लिप्स्ड रिप्रेजेंटेशन है। जबकि अगर मैं इसके स्टैगर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो एक प्रिंसिपल चेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी ऊपर की तरफ, और ये दोनों आपके आउट ऑफ द प्लेन। ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई, है ना, और ये दोनों बॉन्ड्स कहाँ हो गए, आउट ऑफ द प्लेन हो गए। और इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं हम लोग, स्टैगर्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, साइड व्यू है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आप इस पेन को देख लो, मैंने इसका साइड व्यू दिखाया, तो इसमें क्या है, आपको पेन का पीछे का साइड भी दिख रहा है, आगे की निप भी दिख रही है, साइड से पूरा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, सेंटर एटम भी दिख रहा है, सेंटर बॉन्ड भी दिख रहा है दोनों कार्बन के बीच का। ये क्लियर हो गया आपको। ये तो था सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। अब इसी सॉ हॉर्स का जो मैं फ्रंट व्यू दिखूं, तो देखो बच्चों, इसका फ्रंट व्यू अगर इस पेन को मैं फ्रंट की तरफ से देखूं तो मेरे को सिर्फ आगे आपको ये पेन का पीछे का डायरेक्शन दिख रहा है। क्या इस पेन की निप दिख रही है, यहां पर नहीं दिख रही है। उसी का ही जो फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन होता है वही हम क्या कहते हैं, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन है, 2D अरेंजमेंट है। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, पीछे की निप तो नहीं दिख रही है, और जो हमारी निप है पीछे की तरफ चली गई, वो तो हमें नहीं दिख रही। और इस पेन का जो बैक साइड है, जो हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है, वो हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो इसका ही जब फ्रंट होता है, तो एक कार्बन, ये जो मेरा फ्रंट हो गया, ये कार्बन मेरा क्या हो गया, फ्रंट कार्बन हो गया, और ये वाला कार्बन मेरा क्या हो गया, बैक कार्बन हो गया। तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो फ्रंट कार्बन है उसको तो दिखाते हैं डॉट से।
अब बैक कार्बन का भी तो रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको हम किससे दिखा देते हैं, सर्कल से। ये तो इन दोनों कार्बन की रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो ये हो गया सर्कल और ये, है ना। अब ये वाला मैंने इक्लिप्स कन्फर्मेशन की बात कर रही हूँ ना, तो ये दोनों बॉन्ड्स का है नीचे की तरफ है, तो फ्रंट वाले कार्बन का ये वाला बॉन्ड भी नीचे की तरफ गया, बैक वाले कार्बन का ये बॉन्ड भी नीचे की तरफ गया। अब आगे की अगर मैं बात करती हूं तो इस सेंटर एटम से जो आउट ऑफ द प्लेन दो बॉन्ड्स गए हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, कौन से, ये और ये दोनों बॉन्ड्स गए हैं, ये आउट ऑफ द प्लेन गए हैं, उसको मैंने यहां पर ये दिखा दिए। इसी तरीके से बैक वाले की मैं बात करूं, बैक वाले भी ठीक इसी के पीछे ही तो दिखेंगे भाई, जब ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ है, ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ है, तो ये वाले बॉन्ड्स भी तो ठीक उसके पीछे की तरफ ही है। तो इनके कैसे दिखा दिए, ये इधर रहा और ये पीछे की तरफ। यहाँ जो बॉन्ड एंगल बनता है, ये इनके आपस का कौन सा बॉन्ड एंगल बनता है बच्चों, 0 डिग्री बनता है। इनके आगे और भी जो कॉन्फ़िगरेशन हम बात करते हैं, तो जो गॉचे इंटरेक्शन वगैरह वो भी आते हैं, वो अपने आगे आने वाली फर्दर क्लासेस में हम सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्शन फॉर्मूले सीख रहे हैं किस तरीके से। अब इसी तरीके से अगर न्यूमान का जो स्टैगर्ड रिप्रेजेंटेशन था वो कुछ ये था बच्चों, यही था ना। अब इसके अंदर कैसे बात करेंगे, अगेन फ्रंट वाला डॉट हमने दिखा दिया और बैक साइड वाले को हम किससे दिखा रहे हैं, सर्कल से दिखा रहे हैं, है ना। फ्रंट वाले का पहला कार्बन कहाँ है, पहला बॉन्ड कहाँ है, नीचे की तरफ है, और बाकी के दो ये ऊपर की तरफ गए, ठीक है। जबकि फ्रंट वाले का अगर ये प्रिंसिपल चेन वाला नीचे की तरफ जा रहा है, तो बैक वाले का प्रिंसिपल चेन का कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों। अगर इसके सेंटर से मैं बात करूं तो ये जस्ट नीचे है, तो ये जस्ट ऊपर चला गया, यानी कि बॉन्ड एंगल मेरा कितना बन रहा है यहाँ पर, 180 डिग्री बन रहा है। तो इसका जो प्रिंसिपल चेन है वो मेरा यहाँ दिखेगा, जस्ट इसके ऊपर 180 डिग्री हो गया, और ये यहाँ और ये यहाँ, जस्ट 180 डिग्री बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ बॉन्ड एंगल कितने चल रहे हैं, 180 डिग्री। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, स्टैगर्ड रिप्रेजेंटेशन है, और ये इक्लिप्स्ड, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, सॉरी, इक्लिप्स्ड, है ना। तो बच्चों यहाँ पर भी मैं इतना ही रखती हूँ, पहले इनको दोबारा से रिवाइज करिएगा, एक बार लेक्चर सुनने के बाद दोबारा से इनको रिवाइज करिएगा। मैं अभी उम्मीद बस यही कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को अभी क्या सीखना है कि वेज डैश का मतलब क्या है, उसमें हम क्या देख रहे हैं, न्यूमान का मतलब क्या है, सॉ हॉर्स का मतलब क्या है, और फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। आपको बस टर्मिनोलॉजी से ध्यान आना चाहिए। वेज डैश मतलब कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि ये हो गया। फिशर प्रोजेक्शन की बात करें तो यानी कि कुछ प्लस साइन टाइप रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं न्यूमान की बात करूं तो सर्कल और डॉट के ऊपर बात आती है। इसी तरीके से सॉ हॉर्स की बात करूं तो वहां पर कुछ प्रिंसिपल चेन इस तरीके से साइड व्यू के ऊपर बात आती है। ओवरऑल ये चीज का रिप्रेजेंटेशन रहते हैं। साथ में ही इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड की टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल चेन दोनों, जहां दो कार्बन है, ये जैसे न्यूमान हुआ या सॉ हॉर्स हुआ, यहां अगर मैं बात करती हूँ बच्चों तो यहां पर कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है, कंपलसरी है कि मिनिमम 2 कार्बन्स की चेन चाहिए ही चाहिए। जबकि फिशर और वेज में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ना। तो यहाँ आपको मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही हो कि इक्लिप्स्ड का मतलब क्या है और स्टैगर्ड का मतलब क्या है। स्टैगर्ड यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहा हो, या फिर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। और इक्लिप्स का मतलब जहां बॉन्ड एंगल 0 डिग्री बन रहा हो और सेम डायरेक्शन कहें तो वो वाली बात अपनी रहेगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।